हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं अरुणा चौधरी और ये जो चैनल है आपका एबी टीचिंग क्लासेस। अगर पहली बार आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो हम डिस्कस कर रहे थे राष्ट्रपति के टॉपिक को। तो राष्ट्रपति के टॉपिक से संबंधित हमने देखा था इनके निर्वाचक गण को। निर्वाचक गण में कौन कौन सदस्य जो है इसमें भाग लेते हैं और इनकी पद के लिए क्या योग्यता की अनिवार्यता है, ठीक है, वो सभी हमने देखा था। तो अगर हम राष्ट्रपति के चुनाव निर्वाचन प्रणाली में अगर उनके निर्वाचक गण को देखें तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और संघ क्षेत्र से दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को जो है इसमें केवल लिया जाता है। मनोनीत सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। अब हम थोड़े से पहले हमने बेसिक से क्वेश्चन इसमें देखे थे, अब हम थोड़े से क्वेश्चनों का लेवल बढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छे जो है क्वेश्चन का लेवल है। तो हम जो है स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही अच्छे लेवल का है। पूछ रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा यदि। तो जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो उसमें आपने देख लिया, उसमें शामिल होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और अगर हम देखें तो राज्य विधानसभा, ठीक है, विधानसभा और दिल्ली पुदुचेरी, ठीक है, पुदुचेरी के ये सब कैसे निर्वाचित सदस्य, ये निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। तो अगर राज्य का मुख्यमंत्री अपना मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा, कब? जब वह स्वयं प्रत्याशी होता है या फिर उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, या फिर वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, या वह राज्य विधानमंडल में निम्न सदन का सदस्य हो। तो देखो, जैसे हमें पता है कि मुख्य राष्ट्रपति के निर्वाचक गण या फिर निर्वाचन मंडल में ये सभी सदस्य शामिल होते हैं। तो अगर मुख्यमंत्री राज्य विधानमंडल के उच्च सदन यानी कि विधान परिषद का सदस्य हो तो वो मतदान करने के लिए पात्र नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि राज्य विधानमंडल विधानसभा के तो सदस्य इसमें शामिल होते हैं, लेकिन विधान परिषद के इसमें सदस्य शामिल नहीं होते हैं। राष्ट्रपति को चुनने में राज्य विधानसभा के सदस्य तो शामिल होते हैं, भाग लेते हैं, लेकिन राज्य विधान परिषद के सदस्य इसमें शामिल नहीं लेते, तो निम्न सदन परिषद में आएगा। तो इस वजह से अगर वे उच्च सदन के सदस्य हैं यानी कि विधान परिषद से हैं तो क्या है, वो मतदान नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब जो है सी एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि अनुच्छेद 54 क्या कहता है, 54 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानमंडल के उच्च सदन अर्थात विधान परिषद के सदस्य मतदान नहीं करते। बिल्कुल क्लियर है, आपको पहले से ही क्लियर है। और यदि मुख्यमंत्री सदन का सदस्य है तो वो कैसे जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले लेंगे। ठीक, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य, एक सांसद कहो या फिर उसे विधानसभा का सदस्य कहो, राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। ठीक है, लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता से त्याग पत्र देना होगा, या फिर अपने निर्वाचन के 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, या फिर निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, या फिर एक सांसद चुनाव लड़ सकता है परंतु विधानसभा का सदस्य नहीं। ठीक है, तो इसमें क्लियर है कि अगर एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो भी जाए तो क्या करना होगा, उसे कोई टाइम नहीं दिया जाता है। तुरंत जो मतलब जैसे ही मतलब वो उनका चुनाव हो जाता है, तुरंत निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता उन्हें छोड़ देनी पड़ती है, अपनी सांसदी छोड़ देनी पड़ती है। ठीक है, चलिए इसमें संविधान का अनुच्छेद 59 एक क्या कहता है कि यदि संसद के अनुसार, यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधान मंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाए तो यह समझा जाएगा कि उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद पर ग्रहण तारीख से रिक्त कर दिया जाएगा, यानी कि उसकी जो सांसदी है उसी दिन से खत्म मानी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहते हैं। कब से रहते हैं?
कब से रहते हैं? अपने निर्वाचन की तारीख से, यानी कि जिस दिन उसका निर्वाचन हुआ है उससे, या फिर संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, या फिर अपने पद ग्रहण के दिन से, या फिर निर्वाचित आयोग द्वारा घोषित तिथि से। तो जब राष्ट्रपति अपने पद पर बैठते हैं तो उसी दिन से, जिस दिन वो पद ग्रहण करते हैं उसी दिन से जो है उनका टाइम पीरियड यानी कि उल्टी गिनती स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया मैंने आपको बताई थी कि संसद के किसी भी सदन में जो है कोई भी सदन महाभियोग का प्रस्ताव ला सकता है, किसी भी सदन में उसकी कार्रवाई स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, और जिसके लिए टोटल जो सदन है उसका 1/4 अनुमोदन के लिए चाहिए। ठीक है, और 14 दिन पहले जो है राष्ट्रपति को प्रस्ताव भेजा जाता है। ठीक है, कि आपके ऊपर महाभियोग का जो प्रोसेस है स्टार्ट होने वाला है, महाभियोग अभिक्रिया जो है लगानी है, और उसके बाद जो सदन है उसका 2/3 बहुमत से जो है वो प्रस्ताव पास होना चाहिए। ठीक है, अगर ये महाभियोग का प्रस्ताव पास हो जाता है तो इसकी सुनवाई फिर सुप्रीम कोर्ट में होती है। ठीक है, तो ये अगर हम देखें राष्ट्रपति पर महाभियोग जो चलाया जाता है वो किससे? 356, 75 या 76 या फिर 61, तो इसका आंसर हो जाएगा 61, जो कि आपने पहले भी पढ़ा है। 61 से जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। तो अनुच्छेद 56 का अनुच्छेद 56 खंड 1 के उपखंड ख के अनुसार संविधान के अतिक्रमण करने पर ध्यान रखना है आपको, राष्ट्रपति को हम कोई दोष नहीं लगा सकते, कोई ऐसा बेस नहीं है कि जिसके आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सके। बस एक ही ऐसा क्लू है, एक ही ऐसा जो है बिंदु है, या फिर कह सकते हैं कि एक ही ऐसी मतलब रीजन है कि संविधान का अगर वो अतिक्रमण करते हैं तो उस पर जो है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के तहत जो है उन पर हम महाभियोग चला सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लाया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन द्वारा, या फिर कोई नहीं, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा लाया जा सकता है। ठीक है, किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। ठीक, ये आप एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व उन्हें सूचना देनी आवश्यक है? तो कितने दिन पूर्व? 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन या फिर 30 दिन? तो 14 दिन पूर्व आपको जो है उन्हें एज ए इंफॉर्मेशन एक लेटर भेजना होगा, जिसके तहत उन्हें इन्फॉर्म करना होगा कि आपके ऊपर संविधान का अतिक्रमण करने का दोष है और आपको जो है मतलब आपके ऊपर महाभियोग लगाया जा रहा है। ठीक है, तो जब संसद का कोई सदन इस प्रकार का आरोप लगाता है तो 61(2) के अनुसार ऐसा कोई भी आरोप तब तक नहीं लगा सकते जब तक उन्हें 14 दिन पहले हम ऐसी लिखित सूचना ना भेजें। ठीक है, और जब भेज देते हैं तो इस प्रकार क्या होता है कि इस प्रकार 14 दिन की अग्रिम सूचना के साथ पहले उनको हमें सूचित करना पड़ेगा। ठीक है, और जो सूचना का संकल्प होता है उस संकल्प पर क्या होता है कि सदन की कुल सदस्य संख्या का कम से कम 1/4 सदस्य उस पर हस्ताक्षर करें। ठीक, कि भाई मतलब उनको संकल्प भेजना है, एक लेटर भेजना है, सूचना भेजनी है, और सदस्यों के हस्ताक्षर के बाद में क्या होगा कि 14 दिन बाद उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पास होना चाहिए। ठीक है ना, तभी वो महाभियोग की जो प्रोसेस है वो पूरा माना जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? जब हम बात करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचक गण की तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, है ना, और अब बात करें तो दिल्ली और पुदुचेरी के सदस्य निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। तो भाग कौन नहीं लेता? भाग इसमें निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु जो है उसके महाभियोग या अधिकरण का भाग नहीं है। तो देखो लगाने में यानी कि निर्वाचित करने में लोकसभा, राज्यसभा ये है, ठीक है, और राज्यों की विधानसभाएं हैं, तो ये निर्वाचक गण का तो भाग होती है। लेकिन जब बात आती है किसकी, महाभियोग के हटाने की, मतलब
उनके महाभियोग को लगाने की जब बात आती है, तो आपको पता ही है परिषद तो इसमें जो है निर्वाचन में पहले ही शामिल नहीं होती है, तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा। लेकिन निर्वाचन में शामिल कह रहे हैं ना कि निर्वाचन में तो शामिल होती है, यानी कि विधानसभा निर्वाचन में तो शामिल होती है, लेकिन जब बात आती है हटाने की तो इनको शामिल नहीं किया जाता। इस तरह के तरीके से कह सकते हैं कि जो भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है वो अर्ध न्यायिक है ना। यानी कि इनको जब राष्ट्रपति को चुना गया तब तो इनको शामिल किया गया, लेकिन जब हटाया गया तब इनसे पूछा ही नहीं गया। ठीक है, तो इस वजह से कह सकते हैं कि जो राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है वो अर्ध न्यायिक है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अनुच्छेद 61 क्या कहता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जो संसद में चलाई जाती है और इसमें राज्य की विधानसभाएं भाग नहीं लेती। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया आपको पता चल गया कैसी है, अर्ध न्यायिक, कार्यपालिका प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया या फिर विधायी प्रक्रिया। तो सीधे आपको आंसर देना है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 है पदासीन राष्ट्रपति की जो पद पे बैठे हैं उनकी पदावधि की समाप्ति से, उनकी पदावधि या तो उनकी पद की अवधि समाप्त हो गई हो या फिर भिन्न किसी कारण से या फिर किसी दूसरे कारण से उनका मतलब उनकी सीट जो है खाली हो गई हो, तो ऐसी दशा में रिक्ति भरने के लिए, यानी कि सीट खाली है और रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन अवश्य हो जाना चाहिए। कितना टाइम उसमें जो है लिमिटेशन दी जाती है, कितना टाइम पीरियड के अंदर अंदर जो है चुनाव राष्ट्रपति के कराए जाने आवश्यक है। तो 6 माह के भीतर, 1 वर्ष के भीतर, 9 माह के भीतर या फिर 7 माह के भीतर। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 माह के भीतर। यानी कि राष्ट्रपति का पद किसी भी रीजन से खाली हो, चाहे उसकी अवधि समाप्त हो गई हो या फिर डेथ हो गई हो या फिर किसी आकस्मिक कारण से जो है पद खाली करा दिया गया हो, किसी भी रीजन से पद खाली हुआ हो, तो उस स्थिति में चुनाव हो जाने चाहिए 6 महीने के भीतर भीतर। ठीक है, तो इसी में क्या कहता है अनुच्छेद 62(1) क्या कहता है कि राष्ट्रपति की पदावधि समाप्त हुई या फिर किसी भी कारण से जो है मतलब पद खाली हुआ तो उसको जो है पूरा करवा लेना चाहिए 6 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति ना हो। आपको पता है कि जब राष्ट्रपति अपना पद रिक्त कर देता है किसी भी कारण से, तो हम उपराष्ट्रपति को, जब तक नए राष्ट्रपति नहीं आ जाते तब तक उपराष्ट्रपति को सीट पर जो है बैठा दिया जाता है। ठीक, लेकिन अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है उस स्थिति में तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा, तब मतलब सीट पे कौन बैठेंगे, जिम्मेदारी राष्ट्रपति की कौन उठाएंगे। तो राज्यसभा का उपसभापति या भारत का महान न्यायवादी या फिर लोकसभा का अध्यक्ष या फिर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, यानी राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का पद खाली है, तो इनके पद पर कौन बैठेंगे, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति भी नहीं है किसी रीजन से, तो पद पे कौन बैठेंगे, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बैठेंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट के जज बैठेंगे, मुख्य न्यायाधीश बैठेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 65 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 11 है कि अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। कथन है कि अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। कारण क्या है, राष्ट्रपति का पद संविधान से ऊपर है। ठीक है, तो इसमें मतलब इस जो उत्तर है वो स्पष्ट नहीं है, वैसे आयोग ने मतलब इसको क्लियर नहीं किया है। ठीक है, इस वजह से जो है इसको अभी हम स्किप कर देंगे, क्योंकि इसमें जो कह सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन भी उतनी क्लियर नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन अगर आपको पढ़नी है तो वैसे भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर है 12, भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। यानी कि भारत के राष्ट्रपति अगर कौन सी अनुशंसा, वो आपको जो है मतलब क्लियर होना चाहिए। राज्यसभा की अनुशंसा, चुनाव आयोग की अनुशंसा, यानी कि कौन कहे किसकी सिफारिश पर जो है लोकसभा भंग की जा सकती है। तो सीधी सी बात है भाई, जो राष्ट्रपति होते हैं वो किसके अंडर में काम करते हैं, किसकी सलाह पर,
किसके कह सकते हैं कि इशारों पर नाचकर जो है काम करते हैं, तो मंत्री परिषद के। और मंत्री परिषद जो कहता है वो राष्ट्रपति को नामन से भी जो है वो चीजें माननी पड़ती है। ठीक है, तो मंत्री परिषद जो भारत के राष्ट्रपति हैं, मंत्री परिषद की अनुशंसा पर क्या कर सकते हैं, लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लोकसभा मंत्री परिषद के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो अगर मंत्री परिषद कहे कि लोकसभा से विश्वास उठ गया, उसको भंग कीजिए, तो जो राष्ट्रपति उसे भंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 85(2) खाक के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, किंतु राष्ट्रपति की यह शक्ति अनुच्छेद 74(1) के अधीन है, अर्थात वह ऐसा केंद्रीय मंत्री परिषद की अनुशंसा या सलाह पर करता है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि मंत्रिमंडल में कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं, जबकि मंत्री परिषद में सभी मंत्री आते हैं। आपको मतलब पता होना चाहिए कि जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल क्या होगा, तो विधायिका का 15% होता है। ठीक है, और जो ये मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद में तो सभी तरह के फिर मंत्री आते हैं। ठीक है, उसमें कैबिनेट, राज्य, उप मंत्री, लेकिन जो मंत्रिमंडल है उसमें कैबिनेट मंत्री आते हैं। ठीक है, जो मतलब जैसे मोदी जी के साथ में जो मिलकर चलते हैं, ठीक है, विधायिका का 15%, वो क्या होता है, वो कैबिनेट मंत्री होते हैं। ठीक, तो वो मंत्रिमंडल कहलाता है, मंत्री परिषद नहीं, मंत्रिमंडल। मंत्री परिषद एक अलग चीज होती है। मंत्री परिषद में तो ये जितने भी बाकी मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री भी इसमें आ जाएंगे, राज्य मंत्री, उप मंत्री, इसमें सभी शामिल होते हैं मंत्री परिषद। ठीक है, तो हालांकि मंत्री परिषद द्वारा लोकसभा में बहुमत खो देने पर उसके द्वारा दी गई लोकसभा को समय पूर्व भंग करने की सलाह राष्ट्रपति की बाध्यकारी तो नहीं है। ठीक है, तथा इस संदर्भ में राष्ट्रपति अपने विवेकाधीन का मतलब विवेक का प्रयोग करता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित करने की सूचना के संबंध में उचित है? राष्ट्रपति का आशय, राष्ट्रपति का निर्देश, राष्ट्रपति का विवेक, राष्ट्रपति की सहमति। यानी कि संविधान के एक अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। तो वो राष्ट्रपति के आशय यानी कि वो अपनी इच्छा से बुला सकते हैं, या फिर राष्ट्रपति को कोई निर्देश दिया जाता है उसके तहत, या फिर राष्ट्रपति अपने विवेक से जो है ये बैठक बुलाते हैं, या फिर राष्ट्रपति सहमति से, किसी की सहमति से जो है बैठक बुलाई जाती है। तो राष्ट्रपति के विवेक पर आधारित है। ठीक है, ये उनकी क्या है, विवेकीय शक्ति है। ठीक, चलिए अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। एक सेकंड, सॉरी, एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी मतलब मिसमैच हो गई। तो राष्ट्रपति का आशय, ठीक है, राष्ट्रपति का आशय, तो इसमें जो है एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। राष्ट्रपति का आशय यानी कि इंटेंशन, अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है इसमें बुलाई जाती है। और संविधान का अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति किसी विधेयक पर कुछ दशाओं में, मतलब ऐसा तो नहीं है कि हर एक मैटर पर ही जो है संयुक्त बैठक बुला लेंगे, नहीं, संयुक्त बैठक तब बुलाई जाती है जब ना लोकसभा किसी मुद्दे पर सहमत हो रही है, ना राज्यसभा सहमत हो रही है। तो वो क्या करते हैं कि दोनों को आमने सामने बैठाने के लिए मतलब संयुक्त बैठक बुलाते हैं। ठीक, और उसमें क्या होता है, मतलब विचार विमर्श का जो है मौका दिया जाता है। और यदि वे बैठक में है तो संदेश द्वारा, या यदि वे बैठक में नहीं है तो लोक अधिसूचना द्वारा जो है वे इसको सूचित करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो वह संसद का एक संगठक भाग है, दूसरा है कि वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेते हैं, या फिर वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं, या फिर वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकते हैं। तो जब राष्ट्रपति के बारे में पूछ रहे हैं तो कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा कि जैसे अभी क्या था कि आपको पता है 108 से, अनुच्छेद 108 से वो क्या करते हैं कि संसद की संयुक्त बैठक बुलाते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि संसद की संयुक्त बैठक तो वो बुलाते हैं, लेकिन वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेते हैं नहीं।
वे दोनों सत्रों की चर्चा में भाग नहीं लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी वह संसद का एक संगठक भाग है, बिल्कुल ठीक है। वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं, ठीक है, ये भी सही है। वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक, तो अनुच्छेद 79 क्या कहता है कि भारत के राष्ट्रपति संसद का एक संगठक है, और 86 एक क्या कहता है कि वह प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक संबोधित करते हैं, और 123 के तहत वे क्या है कि अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, इतनी ये सब पावर उनके पास में है। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, राष्ट्रपति संसद का भाग है, जो कि अभी जस्ट आपने पढ़ा है कि राष्ट्रपति संसद का भाग है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता। जब तक राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं बन जाए, कोई भी विधेयक क्या कहलाता है, विधेयक ही कहलाता है या बिल कहलाता है। ठीक है, और जब उनके साइन हो जाते हैं, जब उनकी स्वीकृति हो जाती है, जब उनके हस्ताक्षर हो जाते हैं, तभी वो विधेयक या बिल जो है कानून का रूप लेता है। तो इसका जो है ए भी सही है, आर भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? जब राष्ट्रपति को अपनी किसी बिल पर अपनी स्वीकृति नहीं देनी हो, तब वह कौन सी पावर या फिर कौन से अनुच्छेद के तहत उसे अपने पास में रोकते हैं? तो अनुच्छेद 111 के तहत में। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा या अपनी स्वीकृति से रोक लेगा, सिवाय किसके? धन विधेयक के। धन विधेयक को वो अपने पास में नहीं रोक सकते, बाकी पर क्या करेंगे? पुनर्विचार के लिए उनको लौटा देंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेकीय शक्ति है? स्वविवेकीय जो ने वो अपने मतलब दिमाग से कह सकते हैं या फिर जो है अपने विवेक से करते हैं, तो वो कौन सी है? जैसे पहले यहाँ पर है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेजना, या विधेयक को रोक कर रखना, या फिर क्षमा प्रदान करना, या फिर संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना जारी करना, या संसद को संदेश भेजना, या फिर न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि जो इसमें पहला मंत्रिपरिषद की नियुक्ति वो प्रधानमंत्री की सलाह से करते हैं, तो ये तो आपका नहीं होगा। विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेजना, हाँ, विधेयक पर जो अभी हमने जस्ट पढ़ा कि अगर उन्हें किसी विधेयक पर आपत्ति है तो वो क्या कर देते हैं? वापस लौटा देते हैं। ठीक है, विधेयक को रोक कर रखना, अभी हमने देखा कि अनुच्छेद 111 के तहत वो किसी विधेयक को अपने पास में रोकने की शक्ति उनके पास में है। ठीक है, ये उनकी स्वविवेक की शक्ति है जिनमें वो अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं। और क्षमा प्रदान करना, ये स्वविवेकी नहीं है, ये आई थिंक शक्ति में आता है उनका। ठीक है, ये भी नहीं है। संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना जारी करना और संसद को संदेश भेजना, हाँ, ये उनकी स्वविवेकी शक्ति है, जब वो संसद को संदेश भेजते हैं संयुक्त बैठक के लिए कहो, तो ये मतलब कितना हो जाएगा? 2 और यहाँ पर 3 और 6, ये किसमें है? 2, 3 और 6, तो ऑप्शन नंबर ई हमारा जो है सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? हर कोई काम राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर करते हैं, लेकिन वह कौन सा विषय है जब उसे मंत्रिपरिषद की सलाह की आवश्यकता नहीं है? तो राजदूतों की नियुक्ति, या फिर विधेयकों पर स्वीकृति देना, या फिर राज्यपाल द्वारा प्रेषित विधेयकों पर स्वीकृति, या फिर लोकसभा भंग करना, या फिर संविधान संशोधन विधेयक पर स्वीकृति देना। लोकसभा भी वो मंत्रिपरिषद की सलाह से करते हैं, राजदूतों की नियुक्ति कहो, ठीक है, और राज्यपाल द्वारा प्रेषित विधेयकों पर स्वीकृति। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा विधेयकों पर स्वीकृति, यानी कि वो किसी विधेयक को पर स्वीकृति दे या नहीं दे, इसके लिए उन्हें मंत्रिपरिषद की सलाह की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 19, संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? विधायी शक्ति है ना, तो विधायी शक्ति आपको बताना है। तो संसद का सत्र आहूत करना, या फिर संसद का सत्र अवसान करना, या फिर जो है संसद की बैठक स्थगित करना, या अध्यादेश जारी करना।
तो जब विधायी शक्ति यानी कि जो विधायिका के द्वारा जो है लिख दी गई है, तो अध्यादेश जारी करना, ठीक है, अध्यादेश जारी करना, ये इनकी क्या है, विधायी शक्ति है। इसके लिए विधेयक है। तो इसमें आ जाएगा राज्यसभा और लोकसभा की बैठकों के स्थगन का अधिकार क्रमशः सभापति या उपसभापति या फिर इस स्पीकर या फिर डिप्टी स्पीकर को होता है, राष्ट्रपति को नहीं होता है। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं कि राष्ट्रपति संसद का एक अंग होने के कारण राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों पर जब अपनी अनुमति देता है या अनुमति विधारित या विधेयकों को पुनर्विचार सदनों के पास लौटाता है, तभी वह विधायी कार्य कर रहा होता है। तो संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत तो उस समय को छोड़कर जब संसद के दोनों सत्र हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश द्वारा उन सभी विषयों पर कानून बना सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना चाहिए। जब कोई भी अध्यादेश जारी हो गया तो एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद में मतलब संसद का सत्र शुरू हो गया, ठीक है, तो कोई भी अध्यादेश कितने समय तक मतलब जारी रखना चाहिए। तो 1 माह, 6 सप्ताह या फिर 8 सप्ताह या फिर जो है 6 माह, तो आंसर हो जाएगा 6 माह, ठीक है। क्योंकि अनुच्छेद 123(2) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश लगाया जाता है तो अध्यादेश को संसद के सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के अंदर अनुमोदित होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 21, निम्नलिखित में से किन की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वित्त आयोग के अध्यक्ष, योजना आयोग के उपाध्यक्ष या फिर संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री। तो किसकी जो है नियुक्ति यहाँ पर की जाती है, तो वित्त आयोग के अध्यक्ष की पहला हो जाएगा आपका, और संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री कहो या फिर योजना आयोग का उपाध्यक्ष, यहाँ पर जो है आपका आंसर होना चाहिए 1 और 3, ठीक है। तो संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री, ठीक है, 1 और 3 यहाँ पर जो है आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर है आपका 22, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता। तो उपराष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की, राज्यपाल की, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। तो किसकी नियुक्ति ये नहीं करते, तो ये नियुक्ति नहीं करते उपराष्ट्रपति की, ठीक है। बाकी प्रधानमंत्री की करते हैं, राज्यपाल की करते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करते, क्योंकि अनुच्छेद 66 क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्य से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण द्वारा होता है, ठीक है। तो इसमें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या होता है कि इसमें मनोनीत सदस्य भी शामिल होते हैं, निर्वाचित सदस्य तो शामिल होते हैं, तो इसमें जो है मनोनीत सदस्य भी शामिल होते हैं, यानी कि सभी सदस्य जो है लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर उपराष्ट्रपति को चुनते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर होने का या फिर देश के किसी विभाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का। तो भारतीय संविधान राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देगा, किसकी नियुक्ति का नहीं देगा। देखो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। लेकिन राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते, ठीक है। इनकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है, ठीक है। कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नांकित में से कौन सा एक सही नहीं है, आपको ये बताना है। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। आपातकालीन शक्तियां, राज्यों में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति, और राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है। तो अगर हम देखें तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के जो परामर्श है या फिर कह सकते उसको स्वीकार कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है ना। एक तो ये हो गया, एक तो ये तो बिल्कुल सही है, सही नहीं है ये पूछ रहे हैं ना ये, ठीक है। दूसरा है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन भी यही लगाते हैं, आपातकालीन शक्तियां भी इन्हीं के पास में है। लेकिन अगर हम देखें तो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए, ये कोई जो है प्रतिबद्धता नहीं है, ठीक। वो राष्ट्रपति के विवेक के ऊपर है कि सुप्रीम कोर्ट को तो मतलब सलाह देनी है, राष्ट्रपति को सलाह देनी है 143 से, लेकिन ये राष्ट्रपति के विवेक के ऊपर है कि जो
सुप्रीम कोर्ट की सलाह माने या ना माने, उसको स्वीकार करे या ना करे। संविधान के अनुसार निम्नांकित में से क्या शब्द से भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? अगर शक्ति की बात करें तो अध्यादेशों का प्रख्यापन, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना, संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना और जो है क्षमादान। तो जब हम शक्ति की बात करते हैं तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये अधिकार है, बाकी सब शक्तियों में आता है, बाकी सब ये जो है सब शक्तियां हैं, लेकिन ये क्या है, संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना, ये इनके जो है एक तरह से अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 26, राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति क्या है? विधायी शक्ति है, न्यायिक शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति है, या फिर जो है इनमें से कोई नहीं है। सीधी सी बात है, क्षमा का संबंध किससे जुड़ा होता है? न्याय से जुड़ा होता है, तो ये एक न्यायिक शक्ति है। ठीक है, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और क्षमा जो मतलब करते हैं तो उसके भी बहुत सारे तरीके होते हैं क्षमा प्रदान करने के। क्षमा प्रदान करने के वो क्षमा कर सकते हैं, वो क्षमा कर सकते हैं, वो लघुकरण कर सकते हैं, वो विराम लगा सकते हैं। ठीक है, वो परविलंबन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है रोक सकते हैं, आई थिंक रोक सकते हैं। एक सेकंड, नहीं पूछा है ना, मतलब क्या सम्मिलित नहीं है, तो नहीं है, एक तो वो रोक नहीं लगा सकते, मतलब रोक नहीं सकते, और जो है उसको किसी भी मतलब क्षमा के अंतर्गत किसी भी मतलब सजा को कंटिन्यू नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी जो है यहाँ पर वो सब यानी कि वो क्षमा भी कर सकते हैं या माफ कर सकते हैं। लघुकरण यानी कि सजा को छोटा कर देते हैं। परिहार, परिहार में मतलब वो सजा का स्वरूप बदल देते हैं। विराम, विराम लगा देते हैं, जैसे किसी कोई प्रेग्नेंट लेडी है और उसको जो है फांसी की सजा हो गई तो उसको जो है क्या कर देंगे, विराम लगा देंगे, मतलब अभी के लिए, है ना। और परविलंबन, विलंबन में भी यही होता है कि एक लंबे टाइम के लिए क्या कर देते हैं, एक तो मतलब उसका स्वरूप बदल देते हैं सजा का जो है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 28, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है? किस प्रकार के प्राधिकार? वास्तविक और लोकप्रिय, औपचारिक और विधिक, राजनीतिक और नाम मात्र, संवैधानिक और नाम मात्र। तो किस प्रकार के मतलब प्राधिकार प्राप्त है? तो संवैधानिक तो है उनको, लेकिन नाम मात्र प्राप्त है। राजनीतिक और नाम मात्र, औपचारिक और विधिक। तो औपचारिक यानी कि फॉर्मल, जो कह सकते हैं कि औपचारिक शक्तियां राष्ट्रपति के पास है, और जो अनौपचारिक शक्तियां वो प्रधानमंत्री के पास है ना। तो इस तरीके से कह सकते हैं 2 और 4 इसका आंसर होना चाहिए। 2 और 4, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 29, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको या किनको संसद के पटल पर रखवाएं? संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के आयोग के प्रतिवेदन को। तो किसको जो है संसद के पटल पर उनके रखवाने की जिम्मेदारी है? तो संघ वित्त आयोग की सिफारिश, जब संघ वित्त आयोग की सिफारिश करता है तो जो है उनकी सिफारिशों को कौन रखवाता है? राष्ट्रपति जो है संसद के पटल पर रखवाते हैं। और लोक लेखा समिति के इनके अंडर में नहीं है। बाकी नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को जो है संसद के पटल पर ये रखवाते हैं। और हम देखें तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को भी यही संसद के पटल पर रखवाते हैं। तो इसका आंसर होना चाहिए 1, 3 और 4। इसमें कहाँ पर है 1, 3, 4? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 30, निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति को नहीं है? कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति को नहीं है? साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, या फिर वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, या फिर लोकसभा को भंग करना, या फिर प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ा था कि जो इनके पास में मतलब पावर है, वो
जब वित्त बिल की बात आती है, वित्त बिल की कोई भी पावर जो है राष्ट्रपति के अंडर में नहीं है। तो वित्त बिल से अगर वित्त बिल इनके पास में आता है पुनर्विचार के लिए, तो ये वित्त बिल को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। ठीक है, अगर आता है तो इनको जो है डायरेक्ट मतलब उस पर साइन कर देने होते हैं, उसको पास कर देना होता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 31, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? अभी जस्ट हमने ऊपर पढ़ा था। तो भौगोलिक क्षेत्र है कोई और उसको जो है कोई भी जमीन है, भूमि है, एरिया है, उसको अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार केवल और केवल किसके पास है? राष्ट्रपति के पास में है। ठीक है, संविधान की 5वीं अनुसूची के पैराग्राफ 6 में अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित मुख्य प्रावधान है। तो राष्ट्रपति के आदेश पर किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है और उसको विस्तारित भी किया जा सकता है। और किसी भी समय राष्ट्रपति अध्यादेश द्वारा क्या कर सकते हैं? अनुसूचित क्षेत्र के संपूर्ण अथवा विशिष्ट भाग को समाप्त भी कर सकते हैं। ठीक है, और राज्य के राज्यपाल के परामर्श करने के पश्चात राज्य के राज्यपाल से वो परामर्श कर लेंगे और उसके पश्चात क्या करेंगे? राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के आदेश द्वारा राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्रफल को बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? जब वो संसद में अभिभाषण करते हैं तो उसको तैयार कौन करता है? ये आपको बताना है। स्वयं राष्ट्रपति करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, राज्यसभा के सभापति करते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल करते हैं। जिसकी सलाह पर ये काम करते हैं, जिसके परामर्श पर काम करते हैं, वो इनका अभिभाषण तैयार करते हैं, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल। ठीक है, तो ये थे हमारे 32 क्वेश्चन और 32 क्वेश्चन में हमने समझा कि किस तरीके से किस लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, ईयर या फिर कौन से एग्जाम में ये पूछे गए हैं वो सब मेंशन करने की जरूरत मुझे नहीं लगता है, क्योंकि आप इतने समझदार तो हैं। तो इसमें 32 में से आपका स्कोर कितना बना ये आपको जरूर बताना है। 32 में से आपका स्कोर आप जरूर शेयर करें, और कोई भी क्वेश्चन आपको लगे डाउटफुल तो क्वेश्चन कमेंट करके जरूर पूछे। बाकी लोगों को भी शेयर करना मत भूलें, है ना, और अपनी प्रैक्टिस जो है अच्छे से करें। और बाकी मैं आपको एक और सूचना भी दूसरी वीडियो के तहत देना चाहूंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।